आज की क्लास तो हम लोग थोड़ी छोटी रखेंगे, ठीक ना। मेरे मोबाइल में बहुत स्पेस नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ। बहुत खास टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम लोग आज, बस ज़ीरोथ लॉ पढ़ेंगे, ठीक ना। और चलो तो शुरू करते हैं, ठीक ना। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में हम लोग प्रोसेसेस को फाइनली खत्म कर चुके हैं, ठीक ना। हमने सभी प्रकार के प्रोसेसेस डिस्कस कर लिए हैं। प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, ठीक ना। और कुल मिलाकर के हमको लग रहा है ढेर सारे प्रोसेसेस पढ़ चुके हो, ठीक ना। 5 प्रोसेस पढ़े तुम लोग ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स और चेंज इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और 3 प्रोसेसेस पढ़े तुम लोग इसके चेंज इन पाथ के बेसिस पे, यानी डिपेंडिंग अपॉन द पाथ के बेसिस पे। और 2 प्रोसेसेस जो थे तुम लोगों के, वो किसके बेसिस पे थे? जो बचे हुए 2 प्रोसेसेस थे वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बेसिस पे थे। और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ पाथ के बेसिस पे जो डिवाइड करे थे ना तुम लोग, वो कौन कौन से थे? पाथ के बेसिस पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ था? इसी के बेसिस पे हम लोग को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, हाँ वही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मिला था। और रिवर्सिबल को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ा था? क्वाजी स्टैटिक का। किसका? क्वाजी का। स्टैटिक का हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना था, ठीक ना। अगर आपको क्वाजी स्टैटिक समझ में आ गया तो आप रिवर्सिबल उसके हेल्प से समझ सकते हो। बट एग्जैक्ट क्वाजी स्टैटिक की डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती थी। क्वाजी स्टैटिक की बस एक कंडीशन को ये हमेशा सेटिस्फाई करता है, और वो कंडीशन कौन सी थी? स्लोनेस वाली। कौन सी वाली? स्लोनेस वाली, मतलब इनफाइनाइट टाइम वाला। कौन सा वाला? इनफाइनाइट टाइम वाला। इनफाइनाइट टाइम वाला, ठीक ना। और उसके बाद हमने एक इसमें अंतर क्या था क्वाजी के साथ, इसमें एक अंतर कौन सा था? वो फिर से रिट्रेस करने वाले जो प्रोसेस था, ठीक ना। कि जब वापस अपने इसके ऊपर जो हम लोग जो फोर्सेस लगा रहे हैं हम लोग, अगर उन फोर्सेस को क्या कर दे, ड्राइविंग फोर्सेस को अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, ठीक ना, ड्राइविंग फोर्सेस को अगर रिवर्स कर दें, तो जिस पाथ से आया था उसी पाथ को फॉलो करते हुए जिस स्टेट पे से आया था उसी स्टेट पे वापस चला जाए, तो उसको हमने रिवर्सिबल बोला था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हमने इरिवर्सिबल बोला था। पॉइंट्स बहुत ढेर सारे हमने इसमें निकाल के रखे थे, ठीक ना। अच्छा खासा पॉइंट निकला था हम लोग का, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक था इसमें, ठीक ना। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जब फर्स्ट लॉ पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट लॉ में मैं मान के चलो 3 से 4 घंटे तक का क्लास लूंगा, ठीक ना। एटलीस्ट 3 घंटे तक का तो लूंगा ही लूंगा, ठीक ना। उसमें तुम लोगों को मैं कई चीज़ केटीजी में पढ़ा चुका हूँ। सेकंड ईयर वालों को तो फर्स्ट ईयर वालों को दिक्कत होगी, ठीक ना। तो सेकंड ईयर वाले पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। फिर मैं हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ उन लोगों को, लैटेंट हीट पढ़ा चुका हूँ। और वो वाला जो फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, और क्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है मास के। तो क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं ये m इंटू डेल्टा टी, और बराबर के टर्म्स में लिखें तो यही क्या हो जाता था? एम एस डेल्टा टी या फिर एम एस डेल्टा थीटा। ये पढ़ चुके होगे तुम लोग, याद है? ये मैं सेकेंड ईयर को पढ़ा चुका हूँ, तुम लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ानी है यहाँ पे। इसी एस को कई किताबों में तुम लोग सी देख करके लिखोगे, तो मुझे हीट प्रॉपर तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। तो कल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ शुरू करेंगे, आज जीरोथ लॉ के डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ जब डिस्कशन करोगे ना, तो वहाँ पे इसका काम आएगा फिर से, ठीक ना। फर्स्ट लॉ डिस्कस करोगे तो फर्स्ट लॉ को हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, या फिर ऐसा बोल दो रिजल्ट के डिस्कशन करेंगे। कुल 4 प्रकार के रिजल्ट का डिस्कशन करोगे, ठीक ना। और फिर हीट का डिस्कशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? हीट का डिस्कशन करेंगे। तो उसमें भी 4 से 5 टॉपिक का डिस्कशन होगा, ठीक ना। तो वहाँ पे ये बहुत काम में आता है। और वहीं पे जाओगे तो वो चीज़ तुमको अच्छे से समझ में आएगी कि मैंने बोला था कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में आइसोथर्मल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। याद है मैंने बोला था कि आइसोकोरिक और आइसोबारिक अगर ना भी पता हो तो काम चल जाएगा, लेकिन आइसोथर्मल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। याद है? इन दोनों पर मैंने बहुत जोर नहीं दिया था। हम लोग इस पे और इस वाले पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया था, याद है? बताना। जिसमें एक आइडियाबैटिक था और एक आइसोथर्मल था। तो जब फर्स्ट लॉ पढ़ोगे और फर्स्ट लॉ में जब हीट का
वो देखोगे ना हीट के रिस्पेक्ट में, या फिर हीट को जब पढ़ोगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ से पढ़ोगे, तो वहां पे तुमको समझ में आएगा कि क्यों सभी प्रोसेसेस में आइसोथर्मल को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। मैंने एडियाबेटिक को भी उतना महत्व नहीं दिया है जितना मैंने आइसोथर्मल को बोला था, याद रखने के लिए। आइसोथर्मल तुम लोग वहां पे प्रूफ होगा ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में ही एक ऐसा प्रोसेस है ना जहां पे तुम लोग देख पाओगे कि याद है तुम लोग एकदम पहला लेक्चर जब पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स का, तो वहाँ पे तुमने पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स वो वाली ब्रांच है जहाँ पे हम लोग लो ग्रेड ऑफ एनर्जी से हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी की तरफ जाते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी लॉसेस मिनिमम हो, यानी लॉसेस क्या हो, मिनिमम हो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जब अच्छे तरीके से पता रहेगा ना तुम लोगों को, वेल पता क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस में ही तुम लोग देख पाओगे कि फर्स्ट लॉ के हेल्प से जब हीट निकालोगे ना, तो वहाँ पे देखोगे कि जो डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आता है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ हीट है वो उतना अमाउंट ऑफ वर्क के रूप में बदल गया, ठीक ना। और फिर वहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आएगा। तो फर्स्ट लॉ में बहुत पढ़ना है, अभी क्या पता है, फर्स्ट लॉ में बहुत चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को, ठीक ना। बहुत लंबा जा सकता है फर्स्ट लॉ भी लंबा जाएगा, एंट्रोपी और सेकंड लॉ तो लंबा खींचना पड़े, मतलब अपने आप ही लंबा हो जाएगा वो। और ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ, हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन में तुमको पता रहना चाहिए सारा का सारा, जो मैक्सवेल रिलेशन निकालोगे, फिर पोटेंशियल की चर्चा करोगे। यहाँ पे भी जैसे मैंने, याद है मैंने तुम लोग को बताया था कि प्रॉपर्टीज में और वेरिएबल्स में भी थोड़ा सा अंतर होता है, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, मैंने एक दिन अलग से बताया था, डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, याद है क्या? मैंने प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स में भी एक अंतर बताया था, और थर्मोडायनामिक में कोऑर्डिनेट्स पढ़े हम लोग। उन सब का काम ना बहुत रिगरस वे में, जो एकदम भयानक रूप से काम आएगा ना, वो वहीं पे आएगा जब वो पढ़ोगे, जब क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल्स पढ़ना शुरू करोगे और मैक्सवेल रिलेशंस पढ़ना शुरू करोगे। बहुत भयानक तरीके से उनका यूज है, ठीक ना। किसको वेरिएबल बोलेंगे, किसको डिपेंडेंट वेरिएबल, किसको इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट की चर्चा फिलहाल नहीं करते हैं यहाँ पे। बाउंडेड वेरिएबल्स, ठीक ना। फिर कोऑर्डिनेट्स क्या है उसमें से, और कैसे कोऑर्डिनेट्स पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है, और पोटेंशियल कैसे कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। तो कई बार बच्चों को पता ही नहीं रहता ना यार कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, ये जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट बोला जा रहा है ये हो क्या रहा है। जैसे रिलेशन पूछ दिया मान लो तुमसे कि पोटेंशियल्स का डिपेंडेंसी दिखा दीजिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में, ठीक ना। ये मैक्सवेल मैंने ऐसे बस लिख दिया है, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि मान लीजिए आपको रिलेशन बता दीजिए, जितने रिलेशन आप निकाल सकते हैं, पोटेंशियल्स का रिलेशन बता दीजिए, किसके हेल्प से, वेरिएबल्स के हेल्प से। तो आप वेरिएबल ही नहीं पता रहेगा, कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है ये नहीं पता रहेगा, तो नहीं कर पाओगे, तो दिक्कत होगा। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सारी चीज को बहुत मन से पढ़ना है। ये बेसिक्स ऐसा मत समझना कह रहे 11th-12th में तो पढ़े ही थे, 11th-12th में पढ़े तो मन से नहीं पढ़ता है कोई, ठीक ना। अभी कई चीजें ऐसी है मैं पढ़ाया हूँ, उनको पता है, तुम लोग को अच्छे से नहीं पता था, अब जान रहे होगे, ठीक ना। और अभी हो सकता है अभी उसमें बहुत ढेर सारी चीजें बतानी बाकी भी हैं, ठीक ना। अभी बहुत ढेर सारी चीजें, बेसिक्स में ही बहुत चीजें अभी बाकी हैं हम लोगों की पढ़ना, लेकिन टाइम नहीं है और उतने का काम नहीं पड़ता है हम लोगों को, लेकिन जितने का काम है उतना मैं बताते जा रहा हूँ। तो बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर बेसिक तुम्हारा अच्छे से तैयार रहेगा ना, तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक ना, एकदम अच्छे तरीके से। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी जब मैक्सवेल रिलेशन पढ़ना शुरू करोगे। मैक्सवेल रिलेशन हमेशा आदमी को परेशान किए रहता है। इसके लिए एक, चलो अभी यहाँ क्या डिस्कस करें, वहाँ पे एक बॉन्ड साइकिल भी मिलता है हम लोगों को, ठीक ना। मैक्स बॉन्ड की एक साइकिल मिलती है, निमोनिक्स मिलेंगे हम लोगों को इसको याद रखने के लिए। तो अगर बेसिक्स नहीं पता रहेंगे तो वो सब भी काम में नहीं आ पाएगा तुम लोग का, ठीक ना। उसमें बोला जाता है कि कॉर्नर पे वेरिएबल्स को रख दीजिए और बीच बीच में पोटेंशियल्स को रख दीजिए। तो अब जब तुमको वेरिएबल्स ही नहीं पता रहेगा तो कैसे कर पाओगे। तो बेसिक्स बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक ना। बेसिक्स पढ़ोगे, बेसिक्स अच्छे से तैयार रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और थर्मोडायनेमिक्स सही में टफ है, बिलीव मी, थर्मल फिजिक्स बहुत टफ है। अभी तो बहुत बेसिक पढ़ो ना, सेकंड लॉ के बाद जैसे ही रिलेशन वाले हिस्से में जाओगे ना, और मैथमेटिक्स भी अगर कमजोर है तो डेरिवेशंस भी नहीं हो पाएंगे आप लोगों से। इसलिए मैंने पहले मैथमेटिकल हिस्सा भी तुम लोग को इसमें का बता रखा है। इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल रिलेशन वाले हिस्से में आपको स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पढ़ने के लिए जो हिस्सा पढ़े थे ना, क्या पढ़ा था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक ना, और टोटल डिफरेंशियल। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं आना। तो प्लीज इस सभी को रिवाइज करते रहो, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी ही मैक्सवेल रिलेशन पे पहुंचूंगा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी। एक्सपेक्टेड है कि शुक्रवार तक हम लोग शुरू करते हैं मैक्सवेल रिलेशन, अगर रेगुलर क्लास लगी तो, ठीक ना। तो प्लीज
बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक्स पे जानबूझ के मेहनत कर रहा हूँ, उसको मत इग्नोर करना, ठीक ना। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा हो गया आज का। इधर देखो, जीरोथ लॉ, हेडिंग में जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ पता सभी को होगा ये, ठीक ना। लेकिन जीरोथ लॉ के पहले हम लोगों को मैंने पीछे एक चीज नहीं बताई थी, मैंने बोला था आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा, जीरोथ लॉ मैं बार बार सेकेंड ईयर वालों से भी बता चुका हूँ, तुम लोगों को भी बता रहा हूँ। ये जीरोथ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था, ठीक ना। ये जीरोवां लॉ है, ठीक ना, शून्यवां लॉ बोल लो ऐसे कि शून्यवां लॉ है ये। जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ था ना, तो वो लॉज पहले आ गए, ठीक ना, लॉज हमको पहले मिल गए। बाद में एक साइंटिस्ट हुए R.H. फाउलर, स्पेलिंग उनकी अच्छे से मुझे नहीं याद है, ऐसे ही है कुछ, R.H. फाउलर, ठीक ना। 1931 में इन्होंने दिया था ये एक लॉ दिया उन्होंने, जिसको हम लोग जीरोथ लॉ बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का ये शून्यवां लॉ है, ठीक ना। तो जीरोथ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये है जीरोथ। जैसे ऐसा लिखते हो ना तुम लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वैसे ही है ये जीरोथ, ठीक ना। तो जीरोथ लॉ तो 1931 में R.H. फाउलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग फॉलर की, FOHWLER की जो भी हो, ठीक ना, स्पेलिंग देख लेना। तो 1931 में उन्होंने लॉ दिया, ठीक ना। अच्छा, वो लॉ जो है वो पढ़ने से पहले आपको वॉल्स के बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए। जब मैं वॉल्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वॉल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो आगे बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे तुमको दो वॉल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला डायाथर्मिक वॉल, कौन सा वॉल, डायाथर्मिक वॉल, और दूसरा कौन सा, एडियाबेटिक वॉल्स। इन्हीं दो वॉल्स की हेल्प से क्या किसको पढ़ाया गया है, मतलब किसको समझाया गया है, जीरोथ लॉ को निकाला गया है इन्हीं दो के हेल्प से, ठीक ना, एडियाबेटिक वॉल्स। अच्छा, तो हेडिंग दिमाग डायाथर्मिक वॉल्स, ये लिख लेना। R.H. फाउलर ने दिया है इसको 1931 में, 1931 ही है शायद, हाँ 1931 ही है, ठीक ना। 1931 में बहुत लेट आया था ये लॉ, और उसके पहले हमको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मिल चुका था, ठीक ना। अब देखो वॉल्स, डायाथर्मिक वॉल्स क्या होती हैं। देखो डायाथर्मिक वॉल्स को ऐसा कुछ समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई एक वॉल है, ठीक ना, और इस वॉल का ये कोई फेस 1 है, ठीक ना, फेस 1 है, और ये है फेस 2 है, ठीक ना। और इधर की तरफ जो ये वाला जो फेस है, इधर मैंने माना कि टेम्परेचर T1 बराबर 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो है वो माना कि किसी दूसरे टेम्परेचर पे सेट है। T2 बराबर मैंने माना चलो 40 या 45 डिग्री सेल्सियस, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी कर दो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक ना। तो अगर ये वॉल डायाथर्मिक होगी, ठीक ना, क्या होगी, अगर ये वॉल डायाथर्मिक होगी, ठीक ना, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर देखने को मिलेगा। देखो हीट का ट्रांसफर क्यों देखने को मिलेगा, देखो हीट का ट्रांसफर तभी होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। हीट ट्रांसफर देखने को कब मिलता है, हीट ट्रांसफर देखने को कब मिलता है, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक ना, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, क्या यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, बताना, इधर का टेम्परेचर कुछ और है, इधर का टेम्परेचर कुछ और है, तो व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा फेस 2 से फेस 1 की तरफ। कब, जब ये वॉल जो है, ये जो वॉल देख रहे हो, ये वॉल क्या हो, डायाथर्मिक हो। हीट ट्रांसफर यहाँ पे लिख लेना, चलो इसको मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ पे टिक का साइन करता हूं। टिक का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट ट्रांसफर अलाउड है। अच्छा, हीट ट्रांसफर क्यों मैंने इधर ही की तरफ एरो बनाया है, हमेशा टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ जाता है, ठीक ना, हायर से किधर की तरफ जाता है, लोअर की तरफ जाता है। जैसे कि रूम में अगर कप कॉफी रख देते हो तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है। अच्छा, ठंडा क्यों होता है, टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या अटेन करने के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, बताना क्या अटेन करने के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना, यही सब कोई चाहता है इक्विलिब्रियम में आना। तो यहाँ पे ये हीट ट्रांसफर कब तक
अगर ये डायाथर्मिक वॉल है तो हीट ट्रांसफर अलाउ करेगा, और कब तक ये हीट ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों साइड का टेम्परेचर समान ना हो जाए, जब तक दोनों फेसेस का टेम्परेचर समान ना हो जाए, यानी कि हीट ट्रांसफर तब तक होगा जब तक डेल्टा टी जीरो ना हो जाए, डेल्टा टी जीरो ना हो जाए। तो ऐसा जो वॉल होगा, ठीक ना, ऐसा वॉल जो कि क्या करे, हीट ट्रांसफर को अलाउ करे, और वो ट्रांसफर कब तक होती रहती है, जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, दोनों जो फेसेस हैं वो दोनों फेसेस समान समान टेम्परेचर पे ना आ जाए, तो ऐसे वॉल को क्या कहेंगे, वो वॉल जो दोनों फेसेस पे अलग अलग टेम्परेचर होने के कारण हीट के फ्लो को, हीट के ट्रांसफर को अलाउ करे, वैसे वॉल्स को क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक वॉल बोलते हैं। ऐसे वॉल्स को क्या बोलते हैं भैया, डायाथर्मिक वॉल्स बोलते हैं, ठीक ना। मतलब व्हेन देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब यहाँ पे हीट पेनिट्रेशन भी बोलते हैं इसी को, हीट पेनिट्रेशन अलाउड, हीट पेनिट्रेशन अलाउड। ये हीट पेनिट्रेशन अलाउड, ये पढ़ क्या रहे हो अभी, डायाथर्मिक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, डायाथर्मिक पढ़ रहे हो, डायाथर्मिक वॉल्स। तो ऐसी वॉल जो क्या करे हीट के फ्लो को, हीट के ट्रांजिशन को, हीट के पेनिट्रेशन को अलाउ करे एक फेस से दूसरे फेस, मतलब दीवार के एक फेस से दूसरे फेस पे अगर हीट के फ्लो को अलाउ करती है, अगर दोनों फेस पे टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट है तो, ताकि वो और कब तक अलाउ करे, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो ऐसे वॉल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायाथर्मिक वॉल बोलेंगे। ऐसे वॉल्स को क्या बोलेंगे, डायाथर्मिक वॉल बोलेंगे। बताना यहां तक समझ में आया, बताना, अरे बोलो। चलो बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलो अब देखो, अब यहां पे जो दूसरी वॉल है, दूसरी वॉल कौन सी है भैया, दूसरी वॉल कौन सी है, दूसरी वॉल है हम लोगों की एडियाबैटिक वॉल। दूसरी वॉल कौन सी है, एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल। तो एडियाबैटिक वॉल में क्या होता है, यहां पे ना देखो, यहां पे मजेदार बात यह है, यहां पे देखो दोनों फेसेस पे टेम्परेचर डिफरेंस तो प्रेजेंट रहता है, दोनों फेसेस पे टेम्परेचर डिफरेंस तो प्रेजेंट रहता है, और कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस देन हीट का फ्लो होना चाहिए। अरे बोलो, यही ना जानते हो कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट का फ्लो इज अलाउड। यहां पे क्या होता है, अगर आपकी वॉल एडियाबैटिक है, अगर आपकी वॉल क्या है, एडियाबैटिक है, तो भले ही दोनों साइड क्या हो, भले ही दोनों साइड टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब दोनों साइड अलग अलग टेम्परेचर हो और टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट हो, तो भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का हीट का फ्लो अलाउड नहीं रहता है। डेल्टा क्यू क्या रहता है यहाँ पे, या फिर क्यू कितना रहता है यहाँ पे, जीरो रहता है। यहाँ पे क्यू कितना रहता है, क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू रिप्रेजेंट्स हीट। तो एडियाबैटिक वॉल्स वो वॉल्स हैं जो जिनके अलग अलग फेसेस पे भले टेम्परेचर अलग अलग हो, फिर भी ये टेम्परेचर डिफरेंस होने के बावजूद भी हीट के फ्लो को, हीट के पेनिट्रेशन को, हीट के ट्रांजिशन को अगर अलाउ नहीं कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो ऐसे वॉल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल बोलेंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे, हीट पेनिट्रेशन नॉट अलाउड, हीट पेनिट्रेशन नॉट अलाउड। बताना, ये बात समझ में आई, बताना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, तो उसके बाद जीरोथ लॉ शुरू करते हैं। अच्छा, एक ऐसी ही ना, एक बहुत सटीक तो नहीं है वो, लेकिन जान लो, ये दोनों जो फेसेस है ना, ये सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना। अगर बाहर के साथ इनका कोई मतलब इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वैसे एक बात समझना, अगर बाहर इनका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इस फेस का किसी और के साथ किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है, इस फेस का भी किसी और के साथ किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, तो ये इंडिविजुअली
ये सेपरेटली क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम में या फिर इक्विलिब्रियम में बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उलझोगे ठीक ना, एक क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तब तक ऐसा मानो कि ये सेपरेटली क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ठीक ना, थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एक तो ऐसा समझते हो ना कि थर्मल इक्विलिब्रियम में कि डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तो अगर किसी प्रकार का इनका किसी के साथ अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है, सराउंडिंग के साथ भी अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है ठीक ना, तो क्या ये कभी बदलेगा? ये तो 25 डिग्री हमेशा ही रहेगा, इधर का भी ये 40 डिग्री हमेशा ही रहेगा। तो सेपरेटली और अलग अलग दोनों ऐसा बोलो, सेल्फ में बोल, या सेल्फ बोलना बहुत सही नहीं रहेगा, ऐसा मतलब ऐसा समझ कि सेपरेटली वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं ठीक ना। कब? जब इनका और किसी के साथ बाहर की सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक तो हम लोग वो बताते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर ऐसा बोलो कि हर समय कांस्टेंट रहे, बदले ना, हर समय क्या रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो भी तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, बताना। तो यहाँ पे कभी ये बदलेगा क्या T1 अगर इसका सराउंडिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है तो, या फिर इस फेस का सराउंडिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है तो इन दैट केस ये वाला फेस थर्मल इक्विलिब्रियम में और ये वाला भी थर्मल इक्विलिब्रियम, लेकिन ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है ठीक ना, ये बात याद रखना। इस पे एक क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है ठीक ना, इसीलिए मैं अभी उसको उठा नहीं रहा हूँ, मेरा क्लियर हो जाएगा तब मैं बताऊंगा उसको ठीक ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे बढ़ते हैं। हो गया? बताना हो गया? चलो अब देखो, अब आते हैं हम लोग किस पे, जीरोथ लॉ पे। किस पे आते हैं? जीरोथ लॉ पे। जीरोथ लॉ ना इन्हीं दो वॉल्स का यूज करा गया है, जीरोथ लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्हीं दो वॉल्स का यूज करा गया है, इसीलिए इन दोनों वॉल्स को जानना पहले जरूरी था। तो डायाथर्मिक वॉल्स वो वॉल्स थे जो कि हीट ट्रांजिशन, हीट पेनिट्रेशन को अलाउ करते थे तब तक जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, दोनों साइड समान टेम्परेचर ना हो जाए। और एडियाबैटिक वॉल्स वो वॉल्स थे कि भले भैया टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट है तो उससे उनको कुछ नहीं लेना देना है, टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट होने के बावजूद भी हीट का फ्लो नहीं होगा उसमें। देखो हीट का फ्लो के लिए क्या लिखते हो, वेन एवर देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, हीट का फ्लो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर एडियाबैटिक वॉल्स है तो भले ही टेम्परेचर डिफरेंस है, भले ही टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट का फ्लो हमको नहीं दिखाई देगा ठीक ना। अब आते हैं जीरोथ लॉ पे। देखो जीरोथ लॉ में इसी दोनों वॉल्स का यूज करा गया है ठीक ना। दोनों वॉल्स का यूज कैसे करा गया है कि फॉलर ने कुछ ऐसा करा था कि उन्होंने 3 बॉडीज ली थी, या फिर ऐसा बोलो कि 3 सिस्टम लिया था ठीक ना, 3 सिस्टम लिया था या 3 बॉडीज लिया था, और इन 3 बॉडीज को कुछ ऐसा अरेंज करा उन्होंने ठीक ना। ध्यान से देखना, इस बॉडी को मैंने माना ए, इस बॉडी को माना बी और इस बॉडी को माना सी। जो सी वाला जो बॉडी है या फिर सी वाला जो सिस्टम है ठीक ना, ये क्या है, ये एक डायाथर्मिक वॉल से सेपरेटेड है। इसको अच्छे तरीके से अगर अलग पेन से बनाओगे तुम लोग अलग पेन से बनाना ठीक ना। यहाँ पे मैं ऐसा बना दे रहा हूं इसमें। ये क्या है, डायाथर्मिक है। क्या है ये, डायाथर्मिक वॉल है, डायाथर्मिक वॉल है। अच्छा तुम डायाथर्मिक नहीं भी लगा सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में भी डाल सकते हो इन लोगों को ठीक ना। और ये क्या है, यहां पे जो सेपरेशन दिया गया है, ये दो बॉडी ए और बॉडी बी जो है वो किसी एडियाबेटिक वॉल से सेपरेटेड है। किससे सेपरेटेड है, किसी एडियाबेटिक वॉल से सेपरेटेड है ठीक ना। देखो स्टेटमेंट तो सभी ने पढ़ा होगा, स्टेटमेंट सभी को पता होगा, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा में भी अलग लगे तुम लोगों को। एडियाबेटिक वाले में मैं लेयर बना करके दिखा दे रहा हूँ और इसमें स्ट्रेट लाइन्स दिखा दे रहा हूँ, नाम दे देना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एडियाबेटिक है ये ठीक ना। और माना, ध्यान से देखना कि यहाँ का टेम्परेचर TA, यहाँ का टेम्परेचर TB, यहाँ का टेम्परेचर TC। और अब ध्यान से सुनना, माने
कि TA जो है वो TC से ज़्यादा है, TC जो है वो TB से ज़्यादा है, TC जो है वो TB से ज़्यादा है, ठीक ना। अच्छा, जब तक ये टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा ना तब तक इसको अच्छे से समझ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तुम लोग। वो तो हम लोग बस ऐसे ही रटे हुए हैं ना, तो हिंदी अनुवाद कर देते हैं ना कि देखो भैया अगर एक बी के A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अरे ऐसे ही बोलते हो ना। तो पहले तो देखो यार टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब ये थर्मल इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। तो देखो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के लिए ध्यान से देखना, ऐसे तो यार सब पहले ही, अगर मान लो मैं पहले ही जैसे वो जो डेफिनेशन का जो हिंदी अनुवाद करते हो ना उसमें मजा नहीं है यार। उसमें तो पहले ही मान लो कि ये भी 5 पे है, ये भी 5 पे है, ये भी 5 पे है। पहले ही अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल दो कि अगर TA TC के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, TC TB के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब पहले ही क्या है, पहले ही सबके टेम्परेचर समान मान लिए गए। तो निश्चित है ना भैया कि अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निश्चित है कि ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। उसी बात को उन्होंने इसको और अच्छे तरीके से समझना, देखना। तो अब एक बात बताओ, TA का टेम्परेचर TC से ज्यादा था तो हीट का फ्लो इधर की तरफ अलाउ रहेगा कि नहीं रहेगा, अलाउ रहेगा। हीट का फ्लो इधर की तरफ अलाउ रहेगा। फिर इधर की तरफ अब एक बात बताओ, क्या TC का टेम्परेचर TB से ज्यादा है, TB से ज्यादा है, बताना। तो हीट का फ्लो इधर भी अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि डायाथर्मिक वॉल्स है। क्या है, डायाथर्मिक वॉल्स हैं। देखो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि TB TC से भी छोटा है और TC TA से छोटा है, मतलब TA TB से बहुत बड़ा रहा होगा। लेकिन ये चूंकि डायाथर्मिक वॉल्स है तो इसीलिए किसी प्रकार का हीट का ट्रांजिशन या फिर हीट का ट्रांसफर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको अच्छे तरीके से। इस स्टेटमेंट को कैसे बोलोगे कि देखो TA TC के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, TC TB के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा तब जब TA TB के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। फिर से ध्यान से सुनो, TA will be in thermal equilibrium with TC, TC will be in thermal equilibrium with TB if and only if TA and TB are in thermal equilibrium। अरे देखो, नहीं तो यार अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिखाओगे तो ये डायथर्मिक और एडियाबेटिक बनाने का फायदा ही क्या यार, उसमें मजा ही कहाँ रह गया तब। वो तो हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं और हम मान लेते हैं कि भैया देखिए TA TB के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, TC TB के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। जब पहले ही थर्मल इक्विलिब्रियम की चर्चा कर दे रहे हो तो तुमने तो पहले ही बता दिया ना कि अगर ये 5 डिग्री सेल्सियस पे और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो ये भी 5 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, ठीक। और TC अगर TB के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो ये भी 5 डिग्री सेल्सियस पे है। तो निश्चित है कि ये समझने का एक तरीका है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये हमको ज्यादा सटीक लगता है, ठीक ना, ये ज्यादा बेहतर तरीके, क्योंकि हीट का फ्लो बताओगे उसी के लिए तो वॉल्स बनाए जाते हैं यार, नहीं तो वॉल्स बनाने का फायदा ही क्या, एडियाबेटिक वॉल है ये, ठीक ना, नहीं तो वॉल बनाने का फायदा ही क्या। तो ध्यान से सुनना। तो एक तो जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं वो वाली दे सकते हो, बहुत जनरल सी डेफिनेशन जो हमेशा याद करते आओ। क्या बताते आए हो कि देखिए TA TB के साथ इफ कैसे बोलते हो उसको, हाँ वहां पे ऐसे बोलते हैं कि इफ TA इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद TC एंड TC इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद TB देन TA विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद TB, ठीक ना। अगर TA TC के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, TC TB के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो TB भी TA के साथ, और या फिर ऐसा TA भी TB के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी को और अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हो कि ध्यान से सुनो, और वो सबसे ज्यादा सटीक है, ठीक ना। और उसमें एक है ड्वेट एंड क्रोपेरा की एक किताब मैं सजेस्ट करता हूँ पढ़ने के लिए, और PK नाग की एक किताब है, उसमें पढ़ोगे तो उन्होंने ऐसे ही समझा रखा है, ठीक ना, उन्होंने ऐसे ही समझा रखा है कि ध्यान से सुनिए, TA TC के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना। कैसे बोलोगे उसको, जैसे वो वाली जो डेफिनेशन थी, जैसे कि कैसे समझाओगे इसको, अरे बात समझ पा रहे हो ये बताना, दोनों डेफिनेशन सेम ही हैं, बताना। तो उस वाली डेफिनेशन को कैसे बोलोगे कि TA विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद TC, TC विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद TB इफ एंड ओनली इफ TA इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद TB। अगर TA TB थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक ना,
तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। तो वही एक ही चीज बोल रहा हूँ, दो अलग अलग भाषाओं से बोल रहा हूँ, वो वाला ज्यादा सटीक तरीके से समझ में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस दिखा करके समझाया है, ठीक ना। यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं बनाया है क्या, अच्छा यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बना लेना तुम लोग, ठीक ना, और यहाँ पे सही का साइन टिक कर देना। बताना क्या बात समझ में आई, बताना। अब यहाँ पे और मजेदार बात सुनो, ठीक ना, और मजेदार बात सुनो। यहाँ पे एक पॉइंट निकाला जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो टेम्परेचर का इधर उधर जो हीट का फ्लो है, ठीक ना, जो हीट का फ्लो है, जो टेम्परेचर की जो चर्चा की जा रही है, इसी के हेल्प से, जीरोथ लॉ के हेल्प से ही क्या पढ़ा जाता है, थर्मोमेट्री पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, थर्मोमेट्री पढ़ी जाती है, ठीक ना। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोमेट्री का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर जो बेसिक प्रिंसिपल बोल लो, ठीक ना, थर्मोमेट्री का, वो कौन है, जीरोथ लॉ है। तो ठीक ना, क्या लिखोगे, जीरोथ लॉ इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो थर्मोमेट्री में इसका सब, थर्मोमेट्री किसके हेल्प से पढ़ी जाती है, जीरोथ लॉ के हेल्प से पढ़ी जाती है, ठीक ना। थर्मोमेट्री किसके हेल्प से पढ़ी जाती है, जीरोथ लॉ के हेल्प से पढ़ी जाती है। दूसरी बात, जीरोथ लॉ ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, या फिर ऐसा बोलो कि थर्मोमीटर बनाने के लिए जीरोथ लॉ का पढ़ना या फिर जीरोथ लॉ का जानना बहुत जरूरी है। अगर जीरोथ लॉ आपको नहीं याद है, अगर आपको जीरोथ लॉ अच्छे से नहीं पता रहती, तो हम लोग थर्मोमीटर नहीं बना पाते, हम लोग थर्मोमीटर नहीं बना पाते, ठीक ना। तो थर्मोमीटर का जो फॉर्मेशन है, या फिर क्या बोलोगे उसको अंग्रेजी में, सही शब्द क्या रहेगा, मैन्युफैक्चर नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं, क्या होगा जी थर्मोमीटर का, मतलब थर्मोमीटर तभी बना जब हम लोग के पास जीरोथ लॉ आया। तो उसके लिए सही शब्द क्या यूज करोगे अंग्रेजी वाला, बताना। used in making zeroth law is used in making, zeroth law is used in making thermometer, ठीक ना, या फिर डिजाइनिंग थर्मोमीटर। और क्या है, और क्या है जीरोथ लॉ में, और भी है कुछ, और भी जो कुछ पढ़ सकते हो। हाँ, एक यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि जीरोथ लॉ में, ठीक ना, एक बॉडी जो होती है वो हमेशा थर्मोमीटर की तरह काम करती है। एक बॉडी जो होती है वो हमेशा किसकी तरह काम करती है, थर्मोमीटर की तरह काम करती है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो हमेशा थर्मोमीटर की तरह काम करती है। तो देखो, जैसे कि मान लो कि एक कोई बॉडी है, ठीक ना, ये वाली, यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी है और यहाँ पे कोई तीसरी बॉडी है, ठीक ना। तो अगर ये वाली बॉडी जो, अब जो जीरोथ लॉ कहता है उससे समझना, अगर ये वाली बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये वाली बॉडी भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि इमेजिन कर पा रहे हो ना, कुछ ऐसा सा है, ये है मेरा डस्टर, ये है मेरा एक बॉडी और ये है मेरी दूसरी बॉडी, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। तो जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर ये बॉडी ए या फिर ऐसा, ये वाली जो बॉडी है अगर इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और ये वाली बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों बॉडीज भी क्या हो जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। तो यहाँ पे ना हम लोग एक बॉडी के हेल्प से ना दूसरे बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है ना कि जीरोथ लॉ में जो एक बॉडी होती है वो थर्मोमीटर की तरह काम कर सकती है, क्योंकि किसी भी एक बॉडी के हेल्प से ना हम लोग अलग बॉडीज का क्या टेम्परेचर बता सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको और किसी एक बॉडी का पता करना हो और किसी दो बॉडीज के बारे में पहले से ज्ञान हो तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक ना। तो इसीलिए ये शब्द यूज, मतलब एक लाइन यूज किया जाता है कि जीरोथ लॉ में कोई भी जो एक बॉडी होती है वो किसकी तरह काम करती है, थर्मोमीटर की तरह काम करती है। तो वो भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि वन बॉडी एक्ट एज एन थर्मोमीटर, वन बॉडी एक्ट एज एन थर्मोमीटर, ठीक ना, जीरोथ लॉ में। लेकिन बस, ठीक ना, बस जीरोथ लॉ में। तो उसको और सही तरीके से लिखो, कैसे कि इन जीरोथ लॉ, ये जीरोथ लॉ के बेसिस पे तीन बॉडीज करके पढ़ते जा रहे हो ना, तो क्या बोलोगे, इन जीरोथ लॉ वन बॉडी एक्ट एज एन थर्मोमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि थर्मोमीटर बनाया कैसे गया है। अगर बनाया गया है तो थर्मोमीटर में वो तीन बॉडीज कौन कौन सी हैं, बोलो। एक क्वेश्चन बनता है ना कि ये तो भैया बता दिए कि थर्मोमीटर बनाया जाता है किसके हेल्प से,
जीरोथ लॉ के हेल्प से। तो अगर मान लो कोई तुमसे पूछ दे कि एक बात बताइए, ये आपका थर्मोमीटर जो होता है, इस थर्मोमीटर में वो 3 बॉडीज बता दीजिए कौन कौन सी हैं, वो 3 बॉडीज बता दीजिए कौन कौन सी हैं जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। बॉडी ए कौन सी है, बॉडी बी कौन सी है और बॉडी सी कौन सी है। अरे बोलो, ऐसा क्वेश्चन उठेगा ना जब तुम ये कह रहे हो कि थर्मोमीटर का फॉर्मेशन किसके हेल्प से किया जा रहा है, जीरोथ लॉ के हेल्प से किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो 3 बॉडीज थर्मोमीटर में कौन कौन सी हैं, बताइए तुम लोग बताओ जरा, वो 3 बॉडीज कौन सी हैं, तनिक सोचना। थर्मोमीटर बनाया जा रहा है जीरोथ लॉ के हेल्प से, जीरोथ लॉ एक्सप्लेन किए 3 बॉडी के हेल्प से, ठीक ना, 3 बॉडी के हेल्प से, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। तो जब थर्मोमीटर जीरोथ लॉ के हेल्प से बनाया जा रहा है, थर्मोमीटर का डिजाइन जीरोथ लॉ के बेसिस पे अगर दिया जा रहा है, तो थर्मोमीटर में वो 3 कौन कौन से होते हैं। जब थर्मोमीटर अगर तुमको दे दिया जाए तो वो 3 कौन कौन से हैं, हाँ बोलो। क्या सबके साथ है जी ये दिक्कत? आवाज नहीं जा रही है क्लियर? और वीडियो क्लियर है? बताना। क्या हो गया भाई? बताना, वीडियो क्लियर है क्या? किसी और को कोई दिक्कत? सपना, अच्छा चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आंसर वो बताओ यार, तुम लोग सब तो हम ही बताते हैं। इधर बता, जब थर्मोमीटर इसके हेल्प से डिजाइन किया जा रहा है और जीरोथ लॉ में 3 बॉडीज हैं, तो थर्मोमीटर में वो 3 बॉडीज कौन कौन सी हो सकती हैं? चलिए इधर देखिए, अबे कुछ तो बताओ, मर्क्यूरी हो गया, ग्लास हो गया, क्या क्या तो कई चीजों से तो बनता है, होता है ना, तो उन्हीं में से कोई होगा। तो ध्यान से देखना, वो सब नहीं होते हैं। देखो जब थर्मोमीटर का काम कब लेते हो, जब तुम्हारे पास रहे, जब बुखार उखार होता है तब थर्मोमीटर यूज में लाते हो, तब ना उसका सही प्रयोग किया जाता है, तब ना हीट का ट्रांसफर देखा जाता है। तो वो थर्मोमीटर में 3 बॉडीज जो जीरोथ लॉ के बेसिस पे बना है थर्मोमीटर, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जो आमतौर पर मुंह में डाल के ऐसे चेक कर लेते हो, वाह भैया बुखार है हमको, ठीक ना। तो वो 3 बॉडीज कौन कौन सी हैं? तो पहला है, ध्यान से रखिएगा, ह्यूमन टंग या फिर ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन या फिर ह्यूमन टंग, ठीक ना। या तो आदमी यहाँ आर्मपिट्स में लगा करके मेजर कर लेता है या फिर ऐसे जीभ के नीचे रख लेते हो ना। तो पहला जो बॉडी है वो कौन सा है, जिस बॉडी, अरे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर भी तो होना चाहिए, बुखार नापने में इसका यूज करोगे। तो पहली बॉडी कौन सी हो गई, ह्यूमन स्किन या फिर ह्यूमन टंग। जो दूसरी बॉडी है वो होता है द टिप ऑफ द थर्मोमीटर। वो क्या होता है, टिप ऑफ द थर्मोमीटर, टिप ऑफ द थर्मोमीटर। और जो तीसरी बॉडी होती है ना वो होता है सराउंडिंग। वो क्या होता है, सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में तुम गड़बड़ खेल खेलते रहे, ठीक ना, जैसे आप सराउंडिंग, अच्छा अब एक बात बताओ, सराउंडिंग डाल दिए भैया तीसरी बॉडी की जगह, तब तो यार मामला गड़बड़ हो जाएगा ना सारा, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि अगर तुमको फीवर हुआ है, ठीक ना, तुमको फीवर हुआ है, तुम एक बारी मुंह खोल लेना, ठीक ना, और ऐसे थर्मोमीटर डाल लेना जेब के नीचे और ऐसे मुंह खोल लेना, पी 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 करेगा नहीं। और अगर किया भी तो वो सही टेम्परेचर, मान लो तुमको बहुत बुखार है, ठीक ना, और एकदम अनपढ़ गवार आदमी हो, तुम पहली बार थर्मोमीटर कोई मुंह में डाला तुम्हारे ऐसे, तो तुम अगर मान लो मुंह बंद नहीं किए हो, ऐसे किए हो, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब वो सही तापमान नहीं बताएगा, क्योंकि बार बार सराउंडिंग का असर पड़ता रहेगा।
ठीक ना। बार बार क्या होता रहेगा, सराउंडिंग के साथ भी वो हर समय कांटेक्ट में है। जो थर्मोमीटर है वो थर्मोमीटर का टिप या फिर थर्मोमीटर के टिप पे सराउंडिंग का भी तो असर पड़ेगा, बताना। ऐसे मुंह खोले रहोगे तो हवा अंदर लेते रहोगे, बाहर करते रहोगे ना, तो सराउंडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। तो पहली बॉडी तो ये क्लियर हो गया भैया कि एक बॉडी जो है जिसका टेम्परेचर नापना है, ठीक ना। दूसरा जो बॉडी है, जो टिप ऑफ द थर्मोमीटर है, वो देखो वही टेम्परेचर नापेगा, लेकिन तीसरा जो है वो सराउंडिंग वाला हिस्सा होता है। थर्मोमीटर को जब जीरोथ लॉ के बेसिस पे समझाओगे तो तीसरा हिस्सा वो कौन सा है, वो तीसरी बॉडी कौन सी है, वो तीसरी बॉडी है सराउंडिंग। और इसीलिए जब भी थर्मोमीटर का यूज करना चाहिए ना, तो ऐसा थर्मोमीटर डाल के मुंह बंद कर लेना चाहिए, ताकि सराउंडिंग जो तुम्हारे मुंह की सराउंडिंग है वो फिक्स रहे। मुंह खोले रहोगे ना तो कुछ हवा अंदर लोगे, कुछ हवा बाहर लोगे, तो हवा का जो बार बार ऐसे ऐसे बाहर हवा निकलती रहेगी ना, तो वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक ना। वो सही तापमान नहीं बता पाएगा, ठीक ना। हमेशा जो तुम्हारा जो थर्मोमीटर है वो सराउंडिंग के साथ भी कांटेक्ट में रहेगा, ठीक ना। तो हमेशा सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में रहता है। अब बार बार एक बार मुंह बंद कर रहे हो, एक बार मुंह खोल रहे हो, एक बार मुंह बंद कर रहे हो, एक बार मुंह खोल रहे हो, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअसली देरी तक खोले रहोगे और अगर सांस अंदर बाहर नहीं करोगे, तब हो सकता है कि सही अप्रॉक्स सही वाली रीडिंग दे दे, ठीक ना। और अगर बार बार मुंह बंद कर रहे हो, मुंह खोल रहे हो ना, तब निश्चित है कि तुम्हारा सही में जो फीवर है वो नहीं नापेगा, वो गड़बड़ कर देगा, उसका माप गड़बड़ आएगा, ठीक ना। तो ये थर्मोमीटर नहीं पढ़ना हम लोगों को, ठीक ना। हमारे यहाँ थर्मोमीटर है नहीं, थर्मोमेट्री भी नहीं है। मैं थर्मोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स अगर ऊपर तुम लोग जाकर के देखोगे प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे, तो जिस वाले में ये थर्मोडायनेमिक्स वाली वीडियो डाल रहा हूँ ना, उसी वाले में ऊपर के 2-3 वीडियोस में मैंने वो थर्मोमेट्री वाली चीज पढ़ा दी है। वहां पे मैंने कन्वर्जन बता रखा है, ठीक ना, कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से केल्विन से किसमें कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर सही में असली में क्या होता है, वर्क और हीट भी थोड़ा सा मैंने वहां पे डिस्कस कर रखा है, ठीक ना। वहां पे जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहां पे मैंने ये बताया था कि वर्क जो होता है वो एक मैनर में होता है, ठीक ना, और हीट जो होता है उसमें रैंडमनेस होती है, ठीक ना। तो वहां पे भी जाकर के देख सकते हो। तो थर्मोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, थर्मोमेट्री है नहीं कहीं भी इसी में, ठीक ना। तो थर्मोमेट्री नहीं डिस्कस करनी है, यहाँ पे आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक ना। और इसी के हेल्प से ना कई प्रकार के थर्मोमीटर्स बनाए गए हैं, बहुत प्रकार के थर्मोमीटर्स है। मुझको लगता है 8-10 प्रकार का थर्मोमीटर होता है। हम लोग बस एक यूज करते हैं, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, जो आमतौर पे घरों में यूज किया जाता है, ठीक ना। मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर या फिर इलेक्ट्रिकल वाला थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस के बेसिस पे बनाया जाता है। तो ये था तुम लोगों का जीरोथ लॉ। बताना कुछ समझ में मतलब कुछ पूछना है तो पूछ लो, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ लो।